Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all the students in this new session and new subject which is named as Emerging Trends in Electronics. Today I am going to deliver a lecture on Chapter 1, that is Advanced Processors. And today's topic of discussion is Advances in Processor Architecture. This is a new subject and having the new topic. The learning outcome for this course means after the completion of this first processor, you will be able to, the learners will be able to, it means you will be able to अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोसेसर। वैसे तो आपने बहुत सारे प्रोसेसर पढ़े हैं, बट अभी आगे कौन से नए नए प्रोसेसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यूज होता है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देन डिस्क्राइब द गिवन एडवांसमेंट इन द प्रोसेसर आर्किटेक्चर, ये भी आप लोग समझ सकोगे। दीज आर द लर्निंग आउटकम फॉर दिस कोर्स। Then let's introduce the processor in advanced processor. Let's start with the advances in processor architecture. देखो सबसे पहले जब भी आप लोग कोई भी प्रोसेसर पढ़ते हो, that processor having the different history. So this processor have undergone a tremendous evaluation throughout their history. ऐसी हिस्ट्री है, आगे देखते हैं। The introduction of the microprocessor term that refers to a processor that is implemented in a single chip. सभी लोगों को पता है प्रोसेसर क्या है, कंट्रोलर क्या है। तो ये जो प्रोसेसर है that is nothing but a single chip which is integrated with the different devices. Then first microprocessor was introduced by the Intel. किसने किया था? First microprocessor was introduced by the Intel under the name of Intel 4004 in 1971, which contained 2300 transistor and was clocked at the 740 kilohertz. देखो अभी अगर अपन यूज कर रहे तो वेरी चीप सिंगल चिप अपन यूज करते हैं, बट उस टाइम पे जब सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया था बाय इंटेल विच इज नेम्ड एज द इंटेल 4004 विच कंसिस्ट ऑफ कितने 2300 ट्रांजिस्टर्स को कंटेन करता था, और उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो थी दैट इज नथिंग बट योर 740 किलोहर्ट्ज विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और सोचो कि वो कितना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर होगा जो कि आप लोगों ने नहीं देखा है, बट उस टाइम पे वो यूज किया गया होगा। और विच डिलीवर्ड 92,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। देखो कितना फास्ट तो नहीं होगा वो, लेकिन उसका जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि एट ए टाइम 92,000 इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर सकता था। Then improvements have been fueled by advances in the manufacturing process and innovation in processor architecture. इतना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर लेके तो अपन उसको कहीं जा नहीं सकते थे, इसीलिए उस ऑपरेशंस को, डिवाइसेस के ऑपरेशंस को और ज्यादा हाईली इनोवेटिव करने के लिए बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स मैन्युफैक्चरर ने किए हैं, जो कि अपन आगे आगे पढ़ने वाले। Then complexity of integrating circuit is bounded by physical limitations on the number of transistor put on one chip. देखो अगर अपन ने 2300 अगर ट्रांजिस्टर्स को अगर उस पे पुट किया होगा उस टाइम पे, तो कितना बड़ा चिप बना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं था एक जगह से दूसरे जगह पे उसको डिलीवर कर सके। हाँ, वो इंस्ट्रक्शंस तो बहुत सारे डिलीवर कर सकते, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर दैट अमाउंट और दैट सिंगल चिप फ्रॉम वन वे टू another. That's why the complexity of that particular integrated circuit, जिसको एक limitations दिया गया था कि number of transistors जो है वो एक particular chip में आप लोगों को कितने put करने हैं और कितने नहीं करने हैं, that is nothing but the improvement of that particular single. Then how to सिलेक्ट द क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा कि आप लोग प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कौन से बेसिस पे उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है और उसको देन उसको मैन्युफैक्चर करना है। तो देखो
Following consideration need to be factored during processor selection for digital system. कौन से फैक्टर्स उसको कंसिडर करने हैं? तो सबसे पहले आप लोगों का उसका परफॉर्मेंस कंसिडर करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? उसका परफॉर्मेंस कंसिडर करना पड़ेगा. हाँ, आपने बना लिया चिप और वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है प्रॉपरली, कितने भी इंस्ट्रक्शंस उसको डाल दिए वो इंस्ट्रक्ट ही नहीं कर रहा है, उसके बाद में वो प्रोग्राम को मेंशन ही नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोगों को वो यूज करना चाहिए या नहीं. देखो, सबसे पहले कि जब भी आप प्रोसेसर को यूज करते हो तो डिफरेंट आप लोगों को सेट्स, मतलब जैसे कि सिंगल इंस्ट्रक्शन करना है, मल्टीपल डेटा देना है, कैसा करना है, ये आपके प्रोसेसर के परफॉर्मेंस पे यूजफुल. वैसे भी द परफॉर्मेंस स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज डिपेंडेंट प्राइमरीली ऑन इट्स आर्किटेक्चर एंड सिलिकॉन डिजाइन. किसके ऊपर यूज होगा? प्राइमरीली आर्किटेक्चर एंड सिलिकॉन डिजाइन. वैसे तो आप लोगों की फैब्रिकेशन टेक्निक हेल्प पैकिंग मोर ट्रांजिस्टर इन सेम एरिया. जैसे कि आप लोगों ने सेम एरिया यूज किया है तो उसमें अगर आप लोगों के प्रोपैगेशन डिले को अगर रिड्यूस कर दिया तो आपका ट्रांजिस्टर का लेवल कम हो जाएगा और आपकी आईसी या फिर आपका डिवाइस या फिर आपका प्रोसेसर और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेगा. तो परफॉर्मेंस कंसिडरेशन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल गोइंग फॉर द processor selection. Then power consideration. पावर कंसिडरेशन तो है ही इम्पोर्टेंट. जैसे कि आप लोगों ने अगर उसका क्लॉक का स्पीड बढ़ा दिया तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली किसके ऊपर जाएगा? प्रोसेसर के पावर के ऊपर. जैसे कि आप लोगों का अगर क्लॉक ज्यादा फास्टली चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है तो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाला है, बराबर है. तो ये पावर कंजम्पशन को रोकने के लिए भी आप लोगों को उसका हीट डिसिपेशन फैक्टर को भी कंसीडर करते हुए, उसको प्रोसेसर के पावर को कंसीडर करते हुए आपको उसका एक ये पर्टिकुलर फैक्टर को भी बहुत ज्यादा कंसीडरेशन में लेना है. तो पावर फैक्टर इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल गोइंग फॉर द प्रोसेसर सिलेक्शन. देन मेमोरी में क्या करना है? तो जैसे कि डिजाइनर्स जब भी डिसीजन लेते हैं कि आई वांट टू मेक दैट डिवाइस, तो वो कंसीडर करेंगे सबसे पहले उसका इंटरनल एंड द एक्सटर्नल मेमोरी, राइट. और जब भी वो इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को कंसीडर करेगा तो वो सोचेगा कि हाउ मच स्पेस और डेटा रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस. और अगर मैं डिवाइस को कंसीडर कर रही हूँ तो आई हैव टू कंसीडर द डेटा मेमोरी एज वेल एज द कोर स्पेस मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस. बराबर है. अगर मैं उसको प्रोग्राम कर रही हूँ तो मैं अगर एकदम छोटे मेमोरी का अगर डिवाइस बना रही हूँ तो इट इज नॉट बी इन यूजफुल, बराबर है, यूज में नहीं आएगा वो कभी भी. तो आप लोगों को मेमोरी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली कंसिडर करना है कि जैसे ही आप लोगों का कोड साइज अगर बढ़ता है, डेटा मेमोरी अगर बढ़ता है तो प्रोग्राम राइट अप एंड रन अप करने के लिए बहुत ज्यादा इजी और अंडरस्टैंडिंग रहेगा. देन peripheral set. Peripheral set, it is the most important part of the processor, as you have already studied in the last semester and in very last semester of that in diploma studies. तो आप लोगों ने first semester as well as in the fifth semester you have already studied about the programming language, और आप लोगों को पता है which kind of peripheral sets we are going to use while doing the programming, और कैसे कैसे उसको अपने मतलब एसओसी वगैरह पढ़ा है. तो उस हिसाब से आप लोगों को कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेरिफेरल सेट ये ऑलरेडी पता है. देन उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज. ऑपरेटिंग वोल्टेज मीन्स कौन से पर्टिकुलर वोल्टेज पे आप लोगों को डिवाइस को रन करना है और उस डिवाइस को कैसे कंसीडर करना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो दैट इज द इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ दैट प्रोसेसर सिलेक्शन क्राइटेरिया का. देन स्पेशलाइज प्रोसेसिंग यूनिट. अभी देखो ये थोड़ा नया है तो इसको अपन थोड़े डिटेल में जाएंगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी अपन प्रोसेसर के यूनिट्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसर के यूनिट पढ़े जाएंगे. सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्लोटिंग पॉइंट को प्रोसेसर है जिसमें अपन रिस्क और सिस्क को कंसीडर करते हैं. उसके बाद में ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट.
which is useful to draw the images on the frame buffer memory जो कि डिस्प्ले होती है। उसके बाद में अपन विजुअल अगर परसेप्शन ले रहे तो कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स को अपन एट ए टाइम वो डिसाइड करना है अपने को, ताकि वो अपन जो ड्रॉ कर रहे या फिर व्यू कर रहे डिस्प्ले कर रहे तो वो कितना स्मूथली डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद में आप लोग अलग अलग से डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को कंसीडर करोगे तो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये मल्टीपल डेटा पैरेलली कंसीडर करना चाहिए, इसके लिए भी आपको यूज करना है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेसर सिलेक्शन क्राइटेरिया, दैट इज द स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें अपन ने डिफरेंट प्रोसेसर को कंसीडर करना है, जिसके आर्म हो गया, डीएसपी हो गया, उसके बाद में जीपीयू दैट इज द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, उसको अपन विजुअली भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट प्रोसेसर सिलेक्शन क्राइटेरिया को अपन ने कंसीडर करना है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द प्राइस। अभी अगर अपन ज्यादा प्राइस का अगर बनाते हैं तो इट इज नॉट बेनिफिशियल एक्चुअली। लोगों को अगर अपने को देना है कोई भी मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं बेनिफिशियरीज को, अगर अपन बेनिफिशियरीज कंसिडर करके अगर कोई भी चीज बनाते हैं तो दैट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब प्राइस इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल डूइंग द प्रोसेसर सिलेक्शन क्राइटेरिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस ऑल आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया व्हाइल डूइंग द, मतलब अगर कोई भी प्रोसेसर को अगर चूज कर रहे हैं तो यू हैव टू कंसीडर ऑल दिस फैक्टर्स व्हिच वी हैव स्टडीड अर्लीस्ट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? So let's start with the next part, that is the risk. ऑलरेडी सबने पढ़ा है और रिस्क के थ्रू सभी लोग गए हैं, दैट इज अपन ने माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशंस में भी उसको पढ़ा था, देन अपन ने उसको एम्बेडेड सिस्टम्स में भी बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल किया था। तो देखो अभी रिस्क क्या होता है, दैट इज द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो देखो this is a processor design project undertaken by postgraduate class. किसने बनवाया था? Postgraduate class at Berkeley which incorporate reduce instruction set computer architecture. बराबर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने रिस्क और सिस दोनों कंसिडर किए हैं। रिस्क को भी अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा था, उसके साथ साथ में अपन ने सिस को भी पढ़ा था। तो देखो क्या होता है, प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय पोस्ट ग्रेजुएट क्लास एट अ बर्कले। बर्कले में उसको इनकॉर्पोरेट किया था, जिसको नाम दिया गया था रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। मतलब जितने ज्यादा कम इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और उतना ज्यादा अच्छा चिप आपका बनने वाला है और आर्किटेक्चर भी अच्छे से बनने वाला है। Then the Berkeley RISC is much simpler than the commercial CISC processor. रिस्क जो बनाया गया था वो बहुत ज्यादा सिंपलर था और अच्छा यूज में आने वाला था एज कंपेयर टू सिस्क प्रोसेसर। देन इंस्ट्रक्शन सेट डिफर्ड फ्रॉम द माइक्रो कंप्यूटर लाइक सिस्क इंस्ट्रक्शन सेट यूज्ड ऑन कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इन a number of ways. As compared to CISC, RISC is always in use by the number of ways. उसके बाद में इट इज हैविंग द डिफरेंट की फीचर्स। अभी डिफरेंट की फीचर्स कौन से, तो देखो इसको सबसे पहले कि 32 बिट का इंस्ट्रक्शन साइज होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन साइज होता है, जो कि सिस्क प्रोसेसर से टिपिकली एंड वेरिएबल लेंथी इंस्ट्रक्शन सेट है। Then a load store architecture, when instructions that process data operate only on registers and are separate from instruction that access memory. देखो यहाँ पे क्या है कि लोड स्टोर आर्किटेक्चर आपने यूज किया है जब भी आप इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करोगे जब आपका डेटा ऑपरेट होने वाला है किस पे? रजिस्टर्स पे, एंड ऑल दैट इंस्ट्रक्शंस आर सेपरेट फ्रॉम द एक्सेस मेमोरी। दिस इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ दैट रिस्क। उसके बाद में कि इसको लार्ज रजिस्टर बैंक है। क्या है? लार्ज रजिस्टर बैंक विच कंसिस्ट ऑफ द 32 डिफरेंट रजिस्टर्स। 32 बीट के रजिस्टर्स आप यूज करते हो, दैट रजिस्टर बैंक कंसिस्ट ऑफ द 32 बीट रजिस्टर। उसके बाद में दिस डिफरेंसेस मतलब ये डिजाइन जब भी प्रोसेसर को डिजाइन किया था और डिजाइनर्स को अलाउड किया था कि इम्प्लीमेंट द आर्किटेक्चर यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोटोटाइप डिवाइस। It consists of the hardwired instruction decode logic,
जो कि सिस प्रोसेसर में अपन ने माइक्रो कोड रॉम को दिया था और डिकोड किया था इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद में यहाँ पे एक नया इंस्ट्रक्शन दैट इज द पाइपलाइन एग्जीक्यूशन होता है और सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन है इन द रिस। दिस ऑल आर द की फीचर्स ऑफ द रिस जो कि आप लोगों को नोट्स के थ्रू प्रोवाइड होने वाले हैं। देन क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस कौन से है, तो इट इज अ स्मॉलर डाई साइज, इसका साइज जो है सिस के कंपैरिजन में स्मॉलर है। उसके बाद में अ शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम लगता है इसको। देन अ हायर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू सिस, इट इज अ हायर इन परफॉर्मेंस और अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, इसीलिए सिस के कंपैरिजन में रिस को ज्यादा यूज किया जाता है। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, अगर कोई भी चीज को एडवांटेजेस है तो आपको पता है कि इट इज ऑल्सो हैविंग द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है, देन सिस्क एंड रिस्क इम्प्लीमेंटेशन मोर एंड मोर अलाइक, क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर है सिस्क एंड रिस्क के इम्प्लीमेंटेशन, जो कि इसका डिसएडवांटेजेस है। अच्छी तरीके से अगर वो इम्प्लीमेंट हो सकता था तो रिस्क को और ज्यादा यूज किया जा सकता था। देन कहाँ आप लोग रिस्क प्रोसेसर को यूज करते हो, तो रिस्क प्रोसेसर को आप लोग वीडियो प्रोसेसिंग में भी यूज कर सकते हो, उसके बाद में इमेज प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हो एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी आप लोग रिस्क प्रोसेसर को यूज कर सकते हो। देन पाइपलाइनिंग, अभी देन नेक्स्ट पार्ट है पाइपलाइनिंग क्या होता है। तो पाइपलाइनिंग इट इज वन ऑफ द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पार्ट इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस। तो देखो पाइपलाइनिंग क्या होता है, पढ़ते अपन इसको नए और अच्छी तरीके से। तो देखो इट इज अ टेक्निक, क्या है, इट इज अ टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शंस लेवल पैरेललिज्म विद अ सिंगल प्रोसेसर। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया वी आर हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेसर। मोस्टली आप लोगों को दो ही नाम पता रहते हैं, एक तो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। उसमें भी अपन ने माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट बहुत रेयरली पढ़ा है, जिसमें अपन प्रोसेसर को अगर कंसीडर करेंगे तो वी आर हैविंग द डीएसपी, आर्म, ऑर्डिनो, ऐसे डिफरेंट प्रोसेसर्स अपन यूज कर सकते हैं और इसी प्रोसेसर्स को यूज करके वी आर गोइंग टू डिजाइन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, राइट। तो पाइपलाइनिंग क्या होता है कि जब भी अपन कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेवल को इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू अ सिंगल प्रोसेसर, तो वो पैरेलल लेवल में अगर वो इंस्ट्रक्शन लेवल इम्प्लीमेंट हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज अ पाइपलाइन। अभी अगर इसको बेस्ट एग्जांपल में अगर देखा जाएगा तो कोई भी अगर पाइपलाइन अपन बनाते हैं, अगर वाटर पाइपलाइन बना रहे हैं अपन, तो उसको अगर अपन पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो वाटर का फ्लो है वो अच्छी तरीके से और बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है, बराबर है। जैसे कि अपन ने बहुत ज्यादा जगह पे ऐसे लेक्स वगैरह देखते हैं तो वहां पे जो पाइप लाइनिंग वो पैरेलल फॉर्म में देती है, ना कि वो सीरियल फॉर्म में नहीं होगी, वो पैरेलली फॉर्म में होगी। तो देखो पैरेलली में अपन जब भी करते हैं तो अपना जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। देन attempts to keep every part of processor busy with some instruction by dividing incoming instruction into a series। अगर जो भी आने वाले इंस्ट्रक्शंस है उसको अगर मैंने डिवाइड किया इनटू अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स परफॉर्म बाय डिफरेंट प्रोसेसर यूनिट्स विद अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस्ड इन पैरेलल, बराबर है। अगर अपन ने कोई भी प्रोसेसर को यूज किया और उसको इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में डिवाइड किया और वो डिवाइड किए वाले इंस्ट्रक्शंस को अपन सीरीज के फॉर्म में अगर उसको परफॉर्म करना चाहा और आने वाले इंस्ट्रक्शंस को सीरीज में देने के बाद उसको अगर अपन ने पैरेलली प्रोसेस किया तो इट विल बी बेनिफिशियल, दैट इज नथिंग बट योर पाइपलाइनिंग। Then many designs include the pipeline as long as the 7, 10 and the even 20 stages। इसमें डिफरेंट स्टेजेस में आप लोग इंस्ट्रक्शंस का पाइपलाइनिंग कर सकते हो, जैसे कि अपन ने नॉर्मली यूज किया है 7, 10 and 20। Then a processor executes an individual instruction in a sequence of step। क्या है, इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप में आप उसको यूज करते हो। तो टिपिकल सीक्वेंस कौन से यूज करते हो, तो देखो फेचिंग आप करते हो सबसे पहले। फेचिंग मतलब क्या,
सबसे पहले कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपको लेनी है तो यू हैव टू फेच दैट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। देन फेच करने के बाद यू हैव टू डिकोड इट। डिकोड कैसे करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आपको रखना है और कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आपको जाने देना है, दैट इज द सॉर्टिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, that is nothing but your decode. Then access any operands from the register bank. देखो अभी जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रजिस्टर बैंक होंगे या फिर ऑपरेंड्स को आपको रिक्वायर्ड होंगे उसको आप लोगों को एक्सेस करना है थ्रू द रजिस्टर बैंक। देन कंबाइन द ऑपरेंड्स। कंबाइन द ऑपरेंड्स मीन अगर आप लोगों को कोई भी रिजल्ट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एड्रेस, यू हैव टू कंबाइन दैट पर्टिकुलर ऑपरेंड्स, मतलब आप लोगों को एक लॉजिकल यूनिट लेना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट द अरिथमेटिक लॉजिकल, जहां पे आपके सभी इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, और वहां पे आप लोगों को आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेंड्स है उसको क्या करना है, कंबाइन करना है। देन एक्सेस मेमोरी फॉर अ डेटा ऑपरेंड, अगर नेसेसरी है तो आप लोगों को एक्सेस करना है मेमोरी को डेटा ऑपरेंड के लिए। Then and then last one is the then after write a result back to the registered bank. Then उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, रिजल्ट को राइट करना है एंड सेंड इट टूवर्ड्स द रजिस्टर बैंक। तो दिस इज ऑल अबाउट द पाइपलाइनिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पाइपलाइनिंग। तो इट इज अ इम्प्लीमेंटिंग टेक्निक, सिंपली ध्यान में रखना है, इम्प्लीमेंटिंग टेक्निक जो कि पैरेलली फॉर्म में आप लोग इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करके फॉर्म करते हो। ठीक है, इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स है, जैसे कि फेचिंग करना, डिकोड करना, एक्सेस करना, डेटा ऑपरेंड को भेजना है नहीं भेजना है, स्टोर करना है, स्टोर करना है तो कहाँ पे स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद कितने इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करना है, एंड देन आफ्टर गिविंग द रिजल्ट्स। देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में देखो इंस्ट्रक्शंस अगर पहली इंस्ट्रक्शंस है आपकी तो आप लोग पाइपलाइन में देखो पैरेलली कैसे सेंड करते हो। सबसे पहले मैं फेचिंग करूंगी, फेचिंग के बाद डिकोड करूंगी, देन एग्जीक्यूट करूंगी। ठीक है, अभी सेकेंड इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगी, नीचे नहीं दूंगी, उसको पैरेलली फॉर्म में कंसीडर करूंगी, डिकोड के नीचे मैं फेच को कंसीडर, देन डिकोड एग्जीक्यूट, अगेन उसको पैरेलली थर्ड इंस्ट्रक्शन, वन बाय वन जितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे उसको अपन क्या करेंगे, पैरेलली आप लोग उसको इंप्लीमेंट करोगे, और दैट इज नथिंग बट द पाइपलाइनिंग। देन इसके एडवांटेजेस क्या है, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेज, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियस। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि जितने नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस को इंक्रीज करोगे और पैरेलली सेंड करोगे उतने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जीक्यूट होने वाले। देन फास्टर ALU कैन बी डिजाइन व्हेन पाइपलाइनिंग इज यूज, और ज्यादा ALU फास्टर हो जाएंगे जब अपन पाइपलाइनिंग टेक्निक को यूज करेंगे। देन एप्लीकेशंस क्या है इसके, तो अपन इसको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट इट इज द सुपर स्केलर। क्या होता है सुपर स्केलर, इट इज अ आर्किटेक्चर और इट इज अ मेथड ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग यूज्ड इन मेनी प्रोसेसर। क्या है सुपर स्केलर, इट इज अ आर्किटेक्चर, वन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखना है कि सुपर स्केलर इज अ आर्किटेक्चर। उसके बाद में इट इज अ मेथड ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग यूज्ड इन मेनी प्रोसेसर, यूज्ड इन मेनी प्रोसेसर। उसके बाद में सुपर स्केलर में क्या होता है, CPU मैनेजेस मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइंस टू एग्जीक्यूट सेवरल इंस्ट्रक्शन कॉन्करेंटली ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल। सुपर स्केलर में क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दैट इज द CPU, वो मैनेज करता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइंस को जो कि आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है कॉन्करेंटली ड्यूरिंग वन ऑफ द क्लॉक साइकिल। क्लियर, तो दिस इज अ सुपर स्केलर। उसके बाद में एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम प्रोसेसर होता है, देन एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर होता है, दैट इज द RCP, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसर। उसके बाद में अपन ने एम्बेडेड प्रोसेसर, एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको कैसे वर्क करता है, उसके कितने की फीचर्स है, उसको कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग उसको बर्न करते हो, प्रोग्राम कैसे बर्न करते हो यूजिंग द एम्बेडेड, सब अपन ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। So the course outcome for this course as
suggest a relevant computing system or the process for a specific type of application। इस यूनिट में अपन पढ़ने वाले हैं कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है, उसको कैसे यूज करना है, उसके लिए अपन कौन सा कंप्यूटिंग सिस्टम सजेस्ट कर रहे हैं, ये अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक सीओ एंड पीओ मैपिंग का टेबल होता है। तो ये जो CO1 है ये कैसे नंबर ऑफ 7 PO से मैप होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो CO1 है वो PO1, PO5, 6 एंड 7 से मैप होना है। इसमें अपन कोई भी प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मैप्ड विद द PO3 एंड PO4। और यहाँ पे अपन कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, माइक्रो प्रोजेक्ट में भी अपन जाएंगे तो यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, दैट्स व्हाई it is not mapped with the PO2, PO3 and PO4. So this is all about the advanced processors in architecture. Okay, so I hope everyone understand about the processor, about the pipelining system, each and everything. So thank you. This lecture summarizes with, कैसे समराइज करते हैं अपन इसको। तो अपन ने पढ़ा बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोसेसर। क्या पढ़ा अपन ने? बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोसेसर। उसके बाद में अपन ने क्या क्या गिवन एडवांसमेंट है उसको अपन डिस्क्राइब भी कर सकते हैं अपन, और उसको भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। सो थैंक यू सो मच फॉर listening this lecture very carefully. Thank you so much. In the next lecture we will study about, क्या पढ़ेंगे तो अपन ऑर्डिनो के बारे में पढ़ने वाले हो, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा और अच्छे से इंटरेस्ट से अपन ये सब्जेक्ट को पढ़ने वाले। सो थैंक यू सो मच।